सभी का आज की इस क्लास में हम लोग जो जीके का कुछ क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में किए थे उसी टॉपिक के कुछ क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इस टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक का हमने 50 क्वेश्चन के अराउंड किए थे और ये सारे थ्योरी हमने देख चुके थे। तो आज हम लोगों का सिर्फ क्वेश्चन करना है और इसके लिए हमने आपको ये सारी थ्योरी जो था एक एक पॉइंट हमने आपको समझा दिए थे और उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन करवाए भी थे। आज उससे आगे का क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं जो कि यहाँ तक क्वेश्चन हो चुका था। क्वेश्चन 15 नंबर तक हो चुका था। इससे आगे का आज क्वेश्चन करेंगे। आप सबका तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रहे हैं। जिन भी स्टूडेंटों को इस बार रिजल्ट चाहिए वो सारे स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो मेहनत कर रहे हैं तो रिजल्ट होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बिना पढ़ने वाले का रिजल्ट होगा। इसमें बिना पढ़ने वाले का कंपटीशन एग्ज़ाम में रिजल्ट नहीं होता। ये टेंथ का एग्ज़ाम नहीं है जो किसी का कम आ जाता है किसी का ज़्यादा आ जाता है। इसमें जो सही करेगा उसको नंबर मिलेगा, जो गलत करेगा उसको नंबर नहीं मिलेगा। डायरेक्ट नहीं, एक भी नंबर नहीं दिया जाता है, कुछ भी नंबर नहीं मिलता है अगर गलत हो जाता है तो। भले आपके एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है फिर भी स्कोर तो करना पड़ेगा, तभी जाकर सिलेक्शन हो पाएंगे। तो चलिए आज के क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक का क्वेश्चन हो चुका था, इससे आगे हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और इसके जो पिछले क्लासेज हुए हैं इसका 3 टॉपिक हुए हैं, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का भी 2-3 टॉपिक हुए हैं, मैथ, रीजनिंग, इन सब का भी थोड़ा थोड़ा क्लास हुआ है। उसके बाद इवनिंग में जो आप लोगों का होते हैं जैसे कि मिडवाइफरी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ये सब का बहुत सारा क्लास हुए हैं। तो अगर आप सबको वो सब क्लास नहीं मिले हैं, अगर आपने अभी तक भी क्लास नहीं ज्वाइन किया है तो इस नंबर पर जो भी स्टूडेंट नहीं ज्वाइन किए हैं कांटेक्ट करके क्लास में जुड़ जाइएगा। आपको सारा नोट्स मिल जाएंगे। क्लासेज आपको डेली होते हैं, क्लासेज डेली मिलेंगे और जो भी जानकारियाँ होंगे वैकेंसी के इन्फॉर्मेशन को लेकर वो सारी जानकारियाँ भी आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये तो क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे कि वोल्ट मीटर बराबर होता है किसके। भी बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, आई आर, यही ना। भी बराबर आई आर, तो आई का क्या होता है, आई का एम्पियर होता है, आर का ओम होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, कहाँ है गुना में, यहाँ पर है, ए इंटू ओम है ना, एम्पियर इंटू ओम। तो इस तरीके से दिया था, ये हमने आपको कल बनाने के लिए दिए थे। इस तरीके से आप फॉर्मूला से उसका यूनिट निकाल सकते हैं। कह रहा है कि वोल्ट बराबर है किस यूनिट के बराबर है, इसमें यूनिट दिया गया है। जैसे क्या वोल्ट क्या होता है, वोल्ट बराबर क्या पढ़े थे हम लोग, वोल्ट भी होता है, वोल्ट भी लिखा जाता है। वोल्ट बराबर क्या पढ़े थे, धारा, विद्युत धारा गुना प्रतिरोध, यही ना, प्रतिरोध। तो इससे क्या होता है, धारा का एम्पियर होता है, प्रतिरोध का क्या होता है, ओम होता है। तो ओम इंटू प्रतिरोध मतलब ओम इंटू एम्पियर, ये ना हुआ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिंपल आपको क्या आना चाहिए, आपको यूनिट आना चाहिए। जैसे क्या वोल्ट का क्या होता है, वोल्ट का अगर हम विद्युत विभव का बात करें, वोल्ट तो उसका यूनिट ही है, विभव का, विद्युत विभव का वोल्ट होता है। और धारा का, विद्युत धारा का ऐसे लिखा रहता है, विद्युत धारा। ये हमने थ्योरी पॉइंट में कल के क्लास में बता दिए थे, कल का क्लास देख लीजिएगा, सारा क्लियर हो जाएगा। एम्पियर उसका यूनिट होता है। प्रतिरोध का, प्रतिरोध का क्या होता है, ओम होता है, ओम को ऐसे लिखा जाता है। इस तरीके से हमने आपको सारे यूनिट्स भी बताए थे, जो भी यूनिट्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि यूनिट्स से ना डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। इस 3-4 यूनिट्स में से एक यूनिट्स आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, कन्फर्म है, पूछा जाता है, आपके एग्ज़ाम में भी आएंगे। या तो एम्पियर का पूछ दे, या विद्युत विभव का पूछ दे, या रेसिस्टेंट का पूछ दे, लेकिन ईजी ही पूछेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी चालक से प्रभावित विद्युत धारा वास्तव में है क्या। किसी भी चालक से विद्युत धारा में क्या प्रभावित होता है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन का। हमने आपको कल के क्लास में बताए थे कि किसी भी चालक से अगर विद्युत धारा प्रभावित हो रहा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। किसका, अगर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा तो जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है वो आगे जाएगा ही नहीं। तो अगर किसी भी चालक से प्रभावित विद्युत धारा में वास्तव में क्या प्रवाह होता है, तो इलेक्ट्रॉन का होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इसका
सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि तांबे की तार, ऐसे नॉमरिकल आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बहुत कम ही चांस है, वैसे हम बता देते हैं आपको। कह रहा है कि दो तांबे की तार की लंबाई समान है और पहला दूसरे से दुगुना मोटा है। कह रहा है कि लंबाई समान है, पहला दूसरे से दुगुना मोटा है, मतलब कि तार ऐसे है, ऐसे होता है ना, ऐसे है, मतलब कि इस तरीके से होता है ना, एक ऐसे है, एक कह रहा है इसका लंबाई दोनों का समान है, अगर ये L लंबाई का है तो ये भी L लंबाई का, लेकिन ये मोटाई ज़्यादा है, मोटाई ज़्यादा है तो एरिया ज़्यादा हो जाएगा ना, पाई आर स्क्वायर, मतलब कि इसका एरिया, अगर हम मोटाई की हम बात करें, थिकनेस इसका कितना है, D है, इसका थिकनेस क्या है, मान के चलिए D नहीं X मान लीजिए, ऐसे नॉमरिकल नहीं पूछा जाएगा, इसका 2x है। तो रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस कह रहा है निकालने के लिए, रेसिस्टेंस का अनुपात होता है, तो यहाँ पर क्या मेंशन किया है, तो इसका क्या होता है, रो इंटू एल बटा ए, इसका अनुपात कर दीजिएगा, रो तो कट जाएगा दोनों में, एल इसमें भी 2R1, मतलब रेशियो निकालना है R2, रो एल तो दोनों में सेम है, एरिया डिफरेंट होगा, एक का एरिया कितना हो जाएगा, पाई बाय 4 डी का या आर का स्क्वायर कर दीजिए, मतलब वृत्त का एरिया होता है ना, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं इसका आंसर। तो ऐसे न्यूमेरिकल आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, तो वहाँ से आपको आंसर निकालिएगा तो आपको निकल जाएगा, मतलब कि एक पूर्णांक कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, दुगुना है तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो मतलब कि एक दुगुना है तो दो दूना 4 हो जाएगा, तो 1/4, वैसे ही देखने से आंसर पता चल रहा है हमको। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या है, विद्युत धारा किससे उत्पन्न किया जाता है, ये आंसर आप लोग करिए, ये तो कर सकते हैं ना, ये आंसर सभी स्टूडेंट करिएगा, क्या होगा इसका आंसर। विद्युत धारा आप किससे मतलब कि देखते हैं कि उत्पन्न हो रहा है, जनरेटर से, जिसको जनरेटर बोलते हैं, आप लोग गाँव सब में जनरेटर भी बोला जाता है, एमीटर से, गैल्वेनोमीटर से, या इनमें से कोई नहीं, तो किससे होता है, तो विद्युत धारा जो उत्पन्न होता है वो जनरेटर से किया जाता है। जैसे क्या, मतलब कि बिजली कट जाता है, अगर आपको बिजली की ज़रूरत है, विद्युत धारा का ज़रूरत है पंखा चलाने के लिए, वॉशिंग मशीन या किसी भी चीज़ के लिए ज़रूरत है, एसी चलाने के लिए, तो आप जनरेटर अगर है सुविधा तो जनरेटर स्टार्ट करते हैं, तो जनरेटर से क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, विद्युत धारा आ रहा है, तो वही आपसे पूछ रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति इसमें से कौन है, तो क्या हो जाएगा, जनित्र हो जाएगा। इसका आंसर तो लगभग सब कर सकते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट ने किए भी हैं। अगला क्या है, विद्युत धारा मापने में किसका उपयोग होता है, विद्युत धारा को मापा जाता है, तो हमने कल के क्लास में ही डिस्कस किए थे कि अगर विद्युत धारा को मापना है तो एमीटर का उपयोग करते हैं, और वोल्ट को नापना है तो वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। ये हमने कल बताए थे ना कि अगर वोल्ट को मापना है तो वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं, विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का उपयोग करते हैं। एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। कल के थ्योरी पॉइंट्स में था ना, कल क्वेश्चन भी इस पे आया था, तो क्या हो जाएगा आंसर, कह रहा है विद्युत धारा के मापने में किसका उपयोग होता है, तो एमीटर का होगा। एमीटर कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसलिए हम आपको शॉर्टली थ्योरी बता देते हैं, शॉर्टली आपको थ्योरी जो भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं उससे पहले बता देते हैं, जिससे कि आपको सवाल को याद ना करना पड़े, समझ कर आप एग्ज़ाम तक ले जा सके अपने माइंड में, और वहाँ पर अप्लाई करके आए, सही से बना कर आए। अगर आपका थ्योरी क्लियर रहता है तो कन्फ्यूजन भी कम होते हैं, आप आंसर सही तक पहुँच पाइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्या कह रहा है कि विद्युत विभवांतर मापने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। तो अभी हम देखें, विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर का उपयोग हो रहा था, तो विभवांतर के बारे में भी हमने आपको बता दिए थे। वोल्ट मीटर कहिएगा सर, 2 जगह दे दिया है, तो एक को चेंज कर लीजिए, इसको इसी को चेंज कर लीजिए, क्योंकि आंसर आपका सी दिया गया है। तो वहाँ पर, यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं, यहाँ पर आप क्या लिखिएगा,
प्रतिरोध लिख दीजिए। यही सब का अभी पढ़ रहे हैं, प्रतिरोध, आमीटर, वोल्ट मीटर, तो वही लिख देता है। सी में वोल्ट मीटर है। तो विभवांतर को मापने के लिए किस युक्ति मतलब उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो विभवांतर वोल्ट मीटर से मापा जाता है। कितना वोल्टेज है, कितना वोल्ट है, ये पता करते हैं ना, तो वो वोल्ट मीटर से मापा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि समांतर क्रम में प्रतिरोध की संख्या बढ़ाने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है? उसका मान बढ़ेगा या घटेगा? ये हमने बता रखे थे कि अगर श्रेणी क्रम का मतलब क्या है? ऐसे जोड़ते गए, फिर ऐसे जोड़ते गए, ऐसे जोड़ते गए, यहाँ पर आर, यहाँ पर आर, यहाँ पर आर। तो कह रहा है कि पूरा का मतलब कि समतुल्य का मतलब होता है कि सबको जोड़िए, मतलब कि कितना आ रहा है। तो यहाँ पर सीरीज में जुड़ रहा हुआ है तो सबको सिंपली जोड़ दीजिए, आर प्लस आर प्लस आर, तो कितना आ जाएगा? 3R आ गया। ये किस में हुआ? ये आपका श्रेणी क्रम में हुआ। किस में? तो श्रेणी क्रम में हुआ। अब समांतर क्रम में जोड़ते हैं। समांतर क्रम में क्या होता है? समांतर क्रम ऐसा होता है, आर हो गया, आर हो गया, आर हो गया, इसमें आर है, इसमें आर जुटा हुआ है, इसमें एगो आर है, इसमें एगो आर है। तो इसको जोड़ने का क्या तरीका था समांतर क्रम का? ये तो श्रेणी क्रम में था, सब एक ही सीरीज में जुड़ा हुआ था, तो इसको सिंपली जोड़ दिए। इसका समतुल्य निकालने के लिए, सबका इक्वल निकालने के लिए क्या किया जाता है? सबको जोड़ा जाता है, लेकिन ऐसे करके जोड़ा जाता है। कितना? मतलब कि इसको क्या कहते हैं, मतलब इन्वर्सली करके जोड़ा जाता है। 1/r इक्विवेलेंट, इसको r इक्विवेलेंट कहते हैं। 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, तो इससे क्या हो जाएगा? r इक्विवेलेंट हो जाएगा r/3। तो ये कम हुआ ना, मतलब क्या? समांतर क्रम में इसमें 3r हुआ, इसमें r/3 हुआ। मतलब कि यहाँ पर अगर r का मान 8 हुआ, 2 रहता, 2 4 6 होता, तो 6 3 18, यहाँ पर 6/3 2 आ जाता। मतलब क्या कि श्रेणी क्रम में जोड़ने पर बढ़ रहा है, समतुल्य का मान बढ़ता है, लेकिन समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य का मान क्या होता है? जो रेसिस्टेंस समतुल्य होता है प्रतिरोध का, उसका मान घटता है। तो वही आपसे पूछा जा रहा था। क्या पूछा जा रहा था? कि समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होता है? तो वो क्या होते हैं? तो घटते जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, जो बताए उसी पे है, अभी जो बताए उसी पे है, तो जिससे कि आपका क्लियर हो सके, इसीलिए दोनों सवाल को एक जगह दिया गया है। क्या कह रहा है कि दो प्रतिरोध के मतलब कि दो प्रतिरोधकों के प्रतिरोध R1 और R2 है, जिसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? समतुल्य प्रतिरोध को हम लोग RS से भी लिखते हैं या R इक्विवेलेंट। इसका मतलब हुआ कि जितना भी जोड़े हैं ना, वो एक बड़ा वाला के कैसे बराबर होंगे? मान के चलिए 3 को छोटका जोड़े हैं, उसके एक बड़ा के बराबर करना है, तो सीरीज में है तो सिंपली जोड़ देते हैं। अगर पैरेलल में है तो एक बट्टा में करके जोड़ते हैं। यही हम लोग पढ़े हैं। तो कह रहा है कि यहाँ पर श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध निकालने का तरीका क्या था? सिंपली जोड़ देते हैं। तो R इक्विवेलेंट कह रहा है, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2। तो ये देखिए कहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर वही हम बात कर ले समांतर में दिया रहा था, तो ये हो जाता R इक्विवेलेंट 1/R1 1/RS बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, जितना दिया रहा था उस तरीके से जोड़ते जोड़ते आगे बढ़ते। कोई दिक्कत किसी को? अगर श्रेणी में दिया है तो कैसे जोड़ना है, समांतर में देगा तो कैसे जोड़ना है, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को दिक्कत यहाँ से नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगर आपको पता है तो आंसर करिए। कह रहा है कि ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? अगर ताप बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? तो अगर ताप बढ़ाया जाता है तो प्रतिरोध भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका आप लोग आंसर तो कर सकते हैं।
कह रहा है कि दो प्रतिरोध R1 R2 दिया है, उसको समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, RS क्या होगा, RS क्या हो जाएगा, मतलब R समांतर क्रम में है तो 1/RS बराबर 1/R1 बट्टा 1/R2, यही ना होता है समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में डायरेक्ट हम लोग जोड़ देते हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शन कौन होंगे, R इक्विवेलेंट बराबर समांतर क्रम में ये हो जाएगा 1/RS बराबर, जिसको R इक्विवेलेंट कहते हैं, समतुल्य कहते हैं, बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। अगर वही श्रेणी क्रम में रहता तो ये हो जाता, समांतर में ये हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर, इसमें तो हमको समांतर पूछा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध से ही रिलेटेड है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि किसी चालक की, क्या है, किसी चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है किस पे, विद्युत की जो प्रतिरोधकता है वो किस पे निर्भर करती है। तो हमने अभी वो न्यूमेरिकल बता रहे थे, वहाँ पर फॉर्मूला बताए थे कि प्रतिरोध का फॉर्मूला ये होता है, R बराबर रो, इसको डेंसिटी कहते हैं, रो इंटू L/A। देखिए लेंथ पर भी डिपेंड करता है, एरिया पर भी डिपेंड करता है, कर रहा है ना। तो कह रहा है कि चालक की लंबाई पर, तो लंबाई पर तो बिल्कुल डिपेंड कर रहा है, निर्भर कर रहा है। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ये मतलब एरिया है, तो क्षेत्रफल पर भी डिपेंड कर रहा है। चालक के पदार्थ की प्रवृत्ति पर, उस पर भी डिपेंड करेगा, तब ना डेंसिटी अलग अलग पदार्थ का अलग अलग होता है, तो उसके प्रवृत्ति पर भी डिपेंड करता है। इन तीनों पर डिपेंड करता है क्या, तो किसी भी जो चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता, मतलब कि रेसिस्टिविटी, इस पर क्या करती है, डिपेंड करती है। तो इसलिए अगर तीनों सही हो रहे हैं तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है आप सबको, किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक कि किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो उसको दोबारा बता देंगे। नेक्स्ट क्लास में भी अगर कोई क्वेश्चन रहेंगे तो उसका भी अगर किसी को कोई दिक्कत है तो उस पर हम डिस्कस कर लेंगे। कह रहा है कि प्रतिरोध R1 R2 को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, R2 से बड़ा होगा या दोनों प्रतिरोध से बड़ा होगा, R1 से बड़ा होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, RS बराबर क्या होता है, समतुल्य बराबर R1 प्लस R2। यही पूछ रहा है कि दो प्रतिरोध दिया है R1 R2, उसको श्रेणी में जोड़ा जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध RS जो होगा वो क्या होगा, R2 से बड़ा होगा क्या, बिल्कुल बड़ा होगा। दोनों प्रतिरोध से बड़ा होगा, मतलब ये तो बिल्कुल, ये भी सही है, R2 से तो बड़ा होंगे ही, मतलब कि R2 से तो, क्योंकि उसमें R1 भी जुटेगा तो R2 से बड़ा तो RS हो ही जाएगा। और इसमें कह रहा है कि दोनों से बड़ा होगा, तो दोनों से बड़ा होंगे ही, क्योंकि RS क्या होता है, दोनों का सम होता है। मान के चलिए ये 3 है पहला R1 और ये 2 है, तो RS कितना होगा, 5 होगा, तो ये दोनों से बड़ा होगा ना। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 अगर आ जाए, मान के चलिए कि हमने आपको बताया कि R1 है 3 और R2 है 2, तो R समतुल्य कितना हो जाएगा, 2 + 3 5 हो जाएगा। तो ये R2 से भी बड़ा होंगे, दोनों से भी बड़ा होंगे, क्योंकि ये 3 है ये 2 है, और RS कितना आ रहा है, दोनों को जोड़ के 5 आ रहा है, R1 से भी बड़ा होंगे। तो इसमें अगर ऑल ऑफ दिस दिया रहता, मतलब कि सभी आंसर इसमें सही हो रहे हैं, आपको देखने से लग रहा है कि सभी आंसर आपका इसमें सही हो रहा है। तो अगर ऑल ऑफ दीज नहीं दिया है तो सबसे ज़्यादा करेक्ट ये हो जाएगा। इस टाइप से भी ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, इसलिए हमने आपको यहाँ पर दे रखे हैं। तो दोनों समतुल्य से बड़ा, मतलब कि दोनों प्रतिरोध से क्या होगा, बड़ा होगा समतुल्य प्रतिरोध, क्योंकि दोनों प्रतिरोध मान के चलिए 2 और 3 है, समतुल्य प्रतिरोध तो दोनों का सम होता है, तो वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो वो तो दोनों से बड़ा हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा सटीक आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वैसे तीनों सही है। चलिए ओम का नियम है, ये बताइए क्या होता है। ओम के नियम के हम लोग क्या पढ़े थे, ओम का नियम पढ़े थे ना, कि जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्ट का। ये हम लोग ओम के नियम में पढ़े थे। ओम ने जो नियम दिया था, उन्होंने दिया था कि I समानुपाती होता है किसका,
वोल्ट का, और यही समानुपाती का साइन हटाते हैं तो बट्टा में रेसिस्टेंस आ जाता है आर। तो क्या आता था, ओम का नियम से हमको ये फॉर्मूला मिलता था, आई बराबर वी बट्टा आर। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, आई बराबर वी बट्टा आर। यही ना ओम साहब कहे थे कि प्रतिरोध जो होंगे वो वोल्ट के समानुपाती होंगे, और यही समानुपाती का साइन अगर हम हटाते हैं तो बट्टा में रेसिस्टेंस जो है वो आ जाता है। तो इससे क्या हमको फॉर्मूला मिला, इससे हमको फॉर्मूला भी मिल गया, करंट बराबर वी बट्टा आर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो जो थ्योरी बताते हैं ना उसका बना लीजिएगा। वैसे तो जो भी क्लास में जुड़े हुए हैं उसको तो मिल ही गया है। इस नंबर पर अगर जिसको नहीं मिला है कांटेक्ट करके क्लास में जुड़ जाइएगा, वो सारे नोट्स मिल जाएंगे। इस तरीके से नोट्स क्लासेज आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और आप रिजल्ट एग्ज़ाम देने जाइएगा, देखिएगा सारा क्वेश्चन आप फोड़ के आइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे विद्युत धारा प्रभावित नहीं होता है। तांबा के तार से विद्युत धारा प्रभावित होता है, ये बिल्कुल होता है इससे। लोहा से भी विद्युत धारा प्रभावित होता है। अगर आपका इलेक्ट्रिक करंट वाला जो तार होता है उसमें कभी लोहा छू जाएगा तो आपको करंट लगेगा ना, तो विद्युत धारा उससे प्रभावित हो रहा है। विद्युत धारा में क्या प्रवाह होता है, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। हम लोग क्वेश्चन में देखे थे ना, ऊपर में एक क्वेश्चन आया था। टंगस्टन से भी विद्युत धारा प्रवाह होता है, आपने देखे थे ना, हम विद्युत बल्ब के बारे में कल जो बताए थे, वहाँ पे जो लगा रहता है तो विद्युत धारा जा रहा है तभी ना उसमें मतलब कि बल्ब जलते रहते हैं। तो टंगस्टन से भी क्या होते हैं, विद्युत धारा प्रवाह होते हैं। हीरा से विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता है। आप इसका कहीं भी मतलब देखिएगा, मतलब कि हीरा से विद्युत धारा प्रवाह नहीं होते हैं। वो मतलब कि मतलब क्या पत्थर शेप का होता है ना, तो आप पत्थर सब से देखिएगा कभी विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता, वो भी उसी नेचर का देखने को मिलते हैं। तांबा से होता है, लोहा से होता है, सोना से हो जाएगा, चांदी से हो जाएगा, लेकिन हीरा से विद्युत धारा प्रभावित नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। अब यहीं पर किसी और तरीके से क्वेश्चन बना देगा। यहाँ पर हीरा न देकर आपको क्या दे देगा, मान के चलिए यहाँ पर आपको कागज दे दिया, कहेगा किससे विद्युत धारा प्रभावित नहीं होगा। तो क्या क्वेश्चन किसी भी तरीके से फ्रेम किया जाएगा तो क्या आप बना सकते हैं, मतलब चीज़ों को समझना जरूरी है। क्वेश्चन तो किसी भी तरीके से फ्रेम किया जा सकता है, या सारे ऑप्शन में दे देगा जिससे भी कहेगा कि किससे विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है। आगे क्वेश्चन आएगा, एक में कागज दे देगा, यहाँ पर आपको दे देगा लकड़ी हो जाए तो ककड़ी लिखा गया, लकड़ी लड़की नहीं लिखा है, लकड़ी है। उसके बाद क्या है, एक और हम ऑप्शन दे देते हैं, जैसे क्या इसके जगह पर मिट्टी दे देते हैं, क्या है मिट्टी, और यहाँ पर हम दे देंगे चांदी या लोहा कुछ दे देंगे, और कहेंगे कि किससे विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है। तो लकड़ी से होगा नहीं होगा, मिट्टी से भी नहीं होगा, कागज से भी नहीं होगा, चांदी से विद्युत धारा प्रवाह होता है, और सबसे अधिक विद्युत धारा प्रवाह होता है। तो क्वेश्चन यहीं पे 3 तरीके से फ्रेम हो गया। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछेगा, आपको समझना आना चाहिए। और हम आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उसमें आपको समझाते हैं, न कि बहुत ज़्यादा रटवाने पर ध्यान देते हैं। अगर रटवाते हैं तो एक कहानी टाइप में बताते हैं, जिससे कि आप आसानी से उसको याद रख सके। ये नहीं कि पूरे आपको रट्टा मारना पड़े। चलिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक एचपी मतलब होता है हाउस पावर। क्या होता है, अश्व शक्ति है ना, हाउस मतलब क्या होता है, घोड़ा होता है, एचपी मतलब हाउस पावर होता है। कह रहा है वो कितने के बराबर होता है। तो ये आप लोग पढ़े भी होंगे, ये मतलब कि शक्ति का मात्रक है, मतलब यूनिट है। तो वो कह रहा है कि कितने के बराबर होगी। एक एचपी जो होते हैं अश्व शक्ति, वो होता है आपका कितने के बराबर, तो 746 वाट के बराबर, क्योंकि शक्ति का मात्रक वाट में लिखा जाता है ऐसे मात्रक को। तो कितना होता है, एक एचपी अश्व शक्ति होते हैं 746 वाट के बराबर। तो करेक्ट आंसर आपका
ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये मतलब कि क्या है, तो आपका दिया गया है फार्मूला, ऐसे इससे नहीं पूछा जाएगा। P बराबर VI, पावर बराबर वोल्ट गुना आपका क्या होता है, विद्युत धारा होता है। तो ये फॉर्मूला है, इससे आप निकाल सकते हैं। क्या दिया, इतना वाट का बल्ब है, पावर दिया है, इतना वोल्टेज दिया है, और आपसे कह रहा है कि इससे कितना धारा निकलेगा। देखिए पावर के जगह पे 200 लिख दीजिए, वोल्ट कितना है 250 है, गुना कितना हो जाएगा करेंट। तो करेंट बराबर क्या हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा 250, तो भागा में आ जाएगा, तो 2/250 बराबर करेंट। ये कट गया, 5 × 25, 5 × 20, 4 में 5 से भाग दीजिएगा तो 0.8 एम्पियर आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया गया था। सिंपली ये फार्मूला होता है, पावर बराबर P बराबर VI, वोल्ट गुना धारा होता है पावर बराबर। तो इससे हम लोग निकाल भी सकते हैं। वैसे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछने का कम ही चांसेज है, लेकिन हमें तो बताना है, जो भी आपका सिलेबस है वो तो पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन हम आपको बता देते हैं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो उस पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। उस पर थोड़ा सा एक बार आप देख लीजिएगा, आप तो याद भी हो गया P बराबर VI, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं उतना। तो चलिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है। ये कितना होता है, भारत में जो उत्पादित होते हैं प्रत्यावर्ती विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करेंट, उसकी जो आवृत्ति होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, जो वो कितना होता है, तो वो आपका होता है 50 हर्ट्ज का। कितना होता है, 50 हर्ट्ज का। तो फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मापते हैं, जिसको हिंदी में आप लोग आवृत्ति भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आप लोग कर सकते हैं, अगर होता है आपको बन जाता है तो बताने का प्रयास करिए कि इसका आंसर क्या होगा। नहीं होगा तो हम तो बताएंगे ही कि क्या होगा। कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है कि विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस धातु के बनी होती है। हीटर देखते होंगे ना, विद्युत हीटर आप लोग यूज करते होंगे ना, घर में तो यूज होता है विद्युत हीटर का, पानी वानी गर्म करने के लिए करते हैं क्या, वहाँ पर करते हैं। तो उसने कुंडली जैसे तार का घुमा हुआ रहता है ना, वही ना गर्म होता है। आप देखते होंगे कि लाल हो जाता होगा, या मतलब कि विद्युत हीटर, मतलब कि अब तो खाना भी बनता है बहुत जगह, बहुत घरों में हीटर का भी यूज करता है खाना बनाने में। तो उसमें कुंडली जैसे तार का बना रहता है, वही देखते हुइएगा कि वो लाल हो जाता है जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता है। तो वही पूछ रहा है आपसे कि वो बना रहता है क्या चीज़ से। अब तो घर में देख लिए थे, लेकिन बना क्या चीज़ से रहता है, तो वो आपको बना रहता है नाइक्रोम से। क्या बनाता है, नाइक्रोम से। टंगस्टन कहाँ यूज होता है, ये हमने आपको बता दिए थे पिछले क्लास में। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो नाइक्रोम का कहाँ यूज है हमने बता दिया कि मतलब कि हीटर में क्या लगा रहता है, तो नाइक्रोम लगे रहते हैं। तो चलिए आगे के क्वेश्चन आप लोग बताइए। ये क्वेश्चन कर सकते हैं ना, क्या इसका ऑप्शन ये है या नहीं, इसका ऑप्शन ऊपर होगा। कह रहा है कि निम्न में से कौन प्रतिरोध R के बराबर है। तो चलिए वही फॉर्मूला से बनेगा, प्रतिरोध के बराबर क्या होता है। तो हम लोग क्या पढ़े थे, अभी हम देखे थे ना ओम्स का नियम, I बराबर V/R होता था। तो पूछ रहा है R बराबर क्या होता था, R को इधर ले जाइए, I नीचे आ जाएगा, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V/I। तो देखिए V/I कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है V/I, तो यही ना R के बराबर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, अगर हो जाएगा तो बताइएगा, हम पढ़ देते हैं। अगर आपका आंसर पता है तो कमेंट्स कर दीजिएगा कि क्या होंगे इसका आंसर। कह रहा है कि निम्न में से विद्युत धारा प्रभावित होता है। जो क्लास में जुड़े हैं वो मैसेज भी कर सकते हैं। बहुत सारा गाय हो गया है, और यहाँ पे तो आपको पता है कि डेयरी के लिए सब खोल दिए रहते हैं, और खाने के लिए उसे कुछ देता नहीं है, बेचारी सब इधर उधर घूमते रहता है रोड पे। लेकिन पटना के गाय में एक खासियत है कि वो किसी को मारता नहीं है, अगर आप बगल से भी चल गए तो वो कुछ नहीं करेगा।
मतलब कि आपके तरफ देखेगा भी नहीं। और गांव में देखते होंगे कि कुछ अगर गाय बैल खुल गया तो वो तो बहुत लोगों को अगर उसके नज़दीक जाइएगा तो मारने भी लगता है, लेकिन यहाँ पर नहीं मारता है, क्योंकि पटना में इतना भीड़ रहता है कि उतना आदमी को देखता है, वो सोचता है कि इतना से हम काहे पंगा लेंगे। तो चलिए इसका आंसर आप लोग कर सकते हैं। कह रहा है कि निम्न में से विद्युत धारा प्रभावित होता है, इसमें से कौन सा ऐसा है जिससे कि विद्युत धारा प्रभावित हो सकता है। आपको आंसर दिख गया होगा, बहुत सारे स्टूडेंटों को आंसर दिख गया होगा। अगर दिख गया होगा, आपको चमक गया होगा सही से आंसर, तो कमेंट कर दीजिएगा, बता दीजिएगा कि कौन सा आंसर होंगे क्वेश्चन नंबर 35 का। हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और जिन्होंने क्लास नहीं ज्वाइन किया है इस नंबर पर कांटेक्ट करके जुड़ जाइएगा, आपका निश्चित ही तैयारी बेहतर होंगी। थैंक यू।